Pharma Study Channel welcomes you. We provide educational assistance to secure your success in pharma exams. हमारा प्रयास आपकी सफलता। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन में फोर्थ वीडियो लेकर हम आए हुए हैं। अभी तक हम 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जिनमें कि ऐसे क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम, जी पैट एग्ज़ाम, टीएसएसपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम, एम्स एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लाते हैं और साथ ही यहाँ डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं और वो किस टॉपिक से आए हुए हैं, और पूरे डिटेल में कि उस टॉपिक से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इन प्रीमेच्योर इन्फेंट इज काज्ड बाय एब्सेंस ऑफ। अब यहाँ जो पूछ रहा है कि अगर कोई प्री मेच्योर इन्फेंट है तो उसमें रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है, वो किस वजह से होता है, किसकी एब्सेंस से। ऑप्शंस हैं सिफेलिन, लेसिथिन, फॉस्फेटिडाइलसिरीन, मायोआयनोसिटॉल, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ जो ये पता होना ज़रूरी है कि रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है। अगर बच्चा 26 वीक से पहले पैदा हो जाता है, मतलब लगभग 6.2 मंथ से पहले पैदा हो जाता है, तो लंग्स में एक लुब्रिकेंट बनता है, नेचुरली एक लुब्रिकेंट बनता है। उस लुब्रिकेंट का नाम है लेसिथिन एंड स्फिग्नोमाइलिन। दो लुब्रिकेंट होता है, तो यहाँ लेसिथिन दिया हुआ है। तो इन लुब्रिकेंट का काम जान लीजिए। इन लुब्रिकेंट का काम ये होता है कि जो लंग्स है उसके जो एल्वेलाई होती हैं उनमें फ्रिक्शन कम से कम हो और बच्चे को सांस लेने में कम से कम ताकत लगे, इसलिए नेचुरली ये लुब्रिकेंट बनता है और उस लुब्रिकेंट की वजह से बच्चा आसानी से सांस ले पाता है। तो वो लुब्रिकेंट अगर बच्चा पहले जल्दी पैदा हो जाएगा, 6.2 वीक से पहले पैदा हो जाए मंथ से पहले पैदा हो जाएगा, टोटल 26 वीक से पहले पैदा हो जाएगा, तब ये प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस यूज टू डिक्रीज हार्ट रेट। आजकल जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है उसमें इस तरीके की जो कॉमन डिवाइसेस हैं इनके नाम या इनका फंक्शन ज़रूर पूछा जा रहा है। पूछ रहा है कि अगर हार्ट रेट फास्ट है तो कौन सी डिवाइस यूज़ होगी। फर्स्ट ऑप्शन है डिफिब्रिलेटर, पेसमेकर, हॉल्टर मॉनिटर, ईसीजी। अब यहाँ सही आंसर तो मैं बताऊंगा ही, साथ आपको ये भी बताऊंगा कि ये चारों जो डिवाइस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं, इनका फंक्शन क्या, क्योंकि हो सकता है अगली बार इनमें चारों में से कोई दूसरी पूछ ली जाए। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, हमको सारे ऑप्शंस डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिफिब्रिलेटर। तो डिफिब्रिलेटर का क्या काम है, टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमिया। जब कोई ऐसी कंडीशन हो, कार्डियक एरिथमिया हो, तो उसमें डिफिब्रिलेटर यूज़ किया जाता है। तो जो पुराने डिफिब्रिलेटर होते थे उनको तभी यूज़ किया जाता था जब कार्डियक एरिथमिया मतलब बहुत फास्ट हार्ट रेट होती थी, तब डिफिब्रिलेटर का यूज़ करते थे। पेसमेकर का यूज़ तब किया जाता है जब हार्ट रेट स्लो होती है। किसी भी इंसान की हार्ट रेट स्लो है, हार्ट कमज़ोर हो गया, तो पेसमेकर का यूज़ करते हैं। हॉल्टर मॉनिटर क्या होता है। हॉल्टर मॉनिटर जो आपने ईसीजी देखा है, फोर्थ ऑप्शन है ईसीजी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को रिकॉर्ड करने के लिए जो मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो होती है हॉल्टर मॉनिटर, उसको बोला जाता है, जहाँ पे डिस्प्ले आता है बन के। तो हॉल्टर मॉनिटर यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक टाइप का ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है ये। तो हॉल्टर मॉनिटर वो मशीन हो गई जिससे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड किया जाता है। अब कई बार पूछा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इसमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बन के आता है, ऐसे जिग जैग करके लाइन बन के आती है, PQRS जो वेव्स होती हैं, जो लाइन बन के आती है, उस लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो हॉल्टर मॉनिटर वो मशीन है। यहाँ ईसीजी आ गया, इसके बारे में बता दिया। तो यहाँ पूछा गया है कि फास्ट हार्ट रेट है तब क्या करेंगे, तो फास्ट हार्ट रेट को कम करने के लिए डिफिब्रिलेटर यूज़ करते हैं। अगर पूछा जाता है कि हार्ट रेट स्लो है तो क्या करेंगे, तो पेसमेकर लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इस तरीके से और भी, जैसे ब्लड प्रेशर मीजर करने की मशीन को क्या कहते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं उसको। इस तरीके से जो कॉमन मशीन्स हैं उनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आने का चांस पूरा पूरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ सेल इज। सेल की पावर हाउस क्या होता है।
अब ये सेल की एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही आसान है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सेल में स्टोरेज कहाँ होता है, सेल का पावर हाउस क्या है, तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये आया है। तो सेल का पावर हाउस सभी को पता है, सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज एन इंडिकेशन ऑफ। डब्ल्यूबीसी का हाई काउंट, हाई काउंट मतलब अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है तो उसको किस चीज़ का इंडिकेशन है। ऑप्शंस हैं इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ल्यूकीमिया, टाइफाइड। तो इसमें जो आंसर है सही वो होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर होता है, उसमें डब्ल्यूबीसी अपनी मानक से जितना उनका लेवल उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि इन्फ्लुएंजा किसी भी इन्फेक्शन में भी डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, लेकिन हाई काउंट कह रहा है, इसमें इंडिकेशन ये पूछना, ये सीधा इंडिकेशन ये आपको दे रहा है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन को ल्यूकीमिया कहा जाता है, ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डाइजेशन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है कि ऐसा कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड में भी प्रोड्यूस होता है और पैनक्रियाज में भी प्रोड्यूस होता है, दोनों में होता है। ऑप्शन टाइलिन, ये तो लार में पाया जाता है। अब यहाँ जो ऑप्शन है वो साथ में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है अगली बार टाइलिन के बारे में पूछ ले। तो टाइलिन लार में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, लेकिन वो और कहीं से नहीं रिलीज होता। ये कह रहा है सलाइवा में भी पाया जाए, लार में भी पाया जाए। सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है, मुंह में होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जा सकता है कि सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होती है। तो सलाइवरी ग्लैंड मुंह में होती है, जो लार होती है वो सलाइवरी ग्लैंड से बनती है। पैनक्रियाज और दोनों में पाया जाए तो टाइलिन लार में पाया जाता है सिर्फ। फिर एमाइलेज दूसरा ऑप्शन है, तीसरा पेप्सिन है, तीसरा लाइपेज है। अब यहाँ जो एमाइलेज है ये दोनों जगह पाया जाता है, तो सही आंसर है एमाइलेज। मतलब हमारा जो लार है वो सलाइवरी ग्लैंड लार में एमाइलेज प्रोड्यूस करती है, और साथ ही साथ पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक एमाइलेज सिक्रीट करता है। तो एमाइलेज एक ऐसा है, सिर्फ यही एक ऐसा एंजाइम है जो दोनों जगह सिक्रीशन उसका, तो सलाइवरी ग्लैंड भी इसका सिक्रीशन करती है और पैनक्रियाज भी इसका सिक्रीशन करते हैं। पेप्सिन के बारे में आपको पता ही है कि ये स्टमक में एसिड पेप्सिन मिक्सचर होता है। तो पेप्सिन जो है सिर्फ और सिर्फ स्टमक में पाया जाता है। पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा एंजाइम किसका डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज, एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिपिड। लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करता है। तो ये आप हिंट, थोड़े क्लूज, थोड़े ट्रिक्स हैं जिससे आप याद कर सकते हैं कौन सा एंजाइम किस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है, किस मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है। डाइजेशन मतलब ब्रेक करना। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा चार्ट है बहुत प्यारा सा, वो आप देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पूरे चार्ट में बताया गया है कि माउथ से जैसे सलेवरी एमाइलेज निकल रहा है, स्टमक से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl एंड पेप्सिन निकल रहा है। ये सब डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम कह सकते हैं इसको। डिओडेनम से पैनक्रियाटिक एमाइलेज, अभी जिसका सवाल था, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड ट्रिप्सिन निकल रहा है। तो ये लाइपेज जो है वो लिपिड के ऊपर ऐड कर रहा है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के ऊपर ऐड कर रहा है, और उसी तरीके से ट्रिप्सिन वो प्रोटीन के ऊपर ऐड कर रहा है। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज एंड पेप्टाइडेज। ये चार एंजाइम यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में निकल रहे हैं। तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो ये आएगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, किस पार्ट से, और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि उसका एक्शन क्या है, वर्क क्या है, कौन सा एंजाइम किस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। जैसे एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, इस टाइलिन है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा डाइजेस्टिव जूस, कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम किस मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। तो दो सवाल यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्केलेटल मसल्स कैल्शियम फैसिलिटेट कॉन्ट्रैक्शन बाय बाइंडिंग टू। स्केलेटल मसल्स में जो कैल्शियम है, कैल्शियम फैसिलिटेट मतलब कैल्शियम के द्वारा होने वाला कॉन्ट्रैक्शन, वो किसके साथ बाइंड करता है कैल्शियम, तब होता है। ऑप्शन है यहाँ एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। अब स्केलेटल मसल्स में जो जैसे पहला दो ऑप्शन जो है एक्टिन एंड मायोसिन,
ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन के बारे में इतना बेसिक पता होना चाहिए कि जो स्केलेटल मसल्स है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मायोफाइब्रिल, ये याद कर लीजिए। ये एक सवाल आता है कि स्केलेटल मसल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एनाटॉमिकल यूनिट, वो मायोफाइब्रिल है। इसमें दो प्रोटीन होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट बनाता है और मायोसिन जो है थिक फिलामेंट बनाता है। तो एक्टिन और मायोसिन दो ये प्रोटीन्स हो गई। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि कैल्शियम बाइंड किससे करता है, तो एक्टिन में ही होता है ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन से बाइंड करता है, और ट्रोपोनिन से जब बाइंड करता है तब उसके बाद जो ये थिन एंड थिक फिलामेंट है ये एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हिलते हैं, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्शन हमें दिखता है। ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन। तो जो पता होना चाहिए आपको, एक्टिन मायोसिन पता होना चाहिए, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट पता होना चाहिए, एंड मायोफाइब्रिल ये पता होना चाहिए कि ये स्मॉलर यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल मायोफाइब्रिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट इन बंडल ऑफ हिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बंडल ऑफ हिस बहुत ही फेमस है। ऑप्शंस है हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन। तो बंडल ऑफ हिस जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में पता होना बिल्कुल ही ज़रूरी है आपको कि बंडल ऑफ हिस अब काम क्या होता है। इससे सवाल एक और क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये पूछ सकता है कि बंडल ऑफ हिस का फंक्शन क्या है। तो बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम एवी नोड। जो हार्ट में एवी नोड होता है, यहाँ से सिग्नल का ट्रांसमिशन बंडल ऑफ हिस के कारण होता है। तो बस ये इतना याद रखिए बंडल ऑफ हिस वाले टॉपिक पे, कि बंडल ऑफ हिस हार्ट में होता है और वहाँ एवी नोड होता है। एवी नोड से जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है वो बंडल ऑफ हिस की वजह से होता है, उनके द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेशल मसल टिश्यू मायोकार्डियम इज फाउंड ओनली इन। अब ये मायोकार्डियम, कार्डिया मतलब हार्ट की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है। तो हार्ट, स्टमक तो है नहीं, ब्रेन होगा नहीं, हार्ट, लंग्स। तो यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा हार्ट। तो ये हार्ट की एनाटॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है कि मायोकार्डियम कहाँ पाया जाता है। हार्ट से देख रहे होंगे आप कि कई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हार्ट की एनाटॉमी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ जॉइंट। हिप जॉइंट कैसा जॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हिप जो ऑप्शंस हैं, बाल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। तो इससे पहले एक बार मैं बता दूं कि ये जो जॉइंट्स हैं ये अलग अलग इनके मूवमेंट के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट। तो इनके एक एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि जॉइंट से एक सवाल आता ही है। जैसे हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कोई याद करने का तरीका, ये हिंज मतलब होता है कब्जा। तो जैसे दरवाजे का कब्जा होता है, दरवाजा आप देखिए तो दरवाजा क्या है कि एक ही तरफ खुलता है, तो उस वो होता है हिंज जॉइंट। ये फर्स्ट जो है ये हिंज जॉइंट के बारे में, बी ऑप्शन, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल, ये इसका मूवमेंट जो है एक साइड में होता है, जैसे दरवाजा एक ही तरफ खुलता है, तो उसका जो कब्जा है जहाँ से वो किनारे की जो चौखट होती है उससे जो जुड़ा रहता है, तो वैसा जो जॉइंट हो कि एक तरफ मूवमेंट करे और दूसरी तरफ मूवमेंट एकदम ब्लॉक होता है। दूसरी तरफ दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे तो दरवाजा टूट जाएगा, उस तरीके से अगर दूसरी तरफ मूवमेंट करेंगे तो टूट जाएगा। तो इसमें जो इसके एग्जाम्पल्स हैं हिंज जॉइंट के, याद कर लीजिए एल्बो, नी। ये दो एग्जांपल्स हैं, एल्बो और नी। ठीक है, एल्बो और नी को अगर एक तरफ मूवमेंट करेंगे तभी मूवमेंट होगा, और दूसरी तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, जैसे ग्लाइडिंग मतलब लग ही रहा है नाम से ही, तो इसका जो रिस्ट, अपनी रिस्ट होती है वो वर्टिब्रा और एंकल, ये तीन हैं ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल, ये याद कर लीजिए। पाइवट जॉइंट के एग्जांपल, नेक मतलब गर्दन, रेडियस एंड अल्ना, ये पाइवट जॉइंट का एग्जांपल है। हिप जॉइंट का एग्जांपल, हिप जॉइंट जो है वो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। इसको समझने के लिए ये पिक्चर मैं आपको एक दिखाता हूँ, इससे आप समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए हिंज जॉइंट, ये हिंज जॉइंट सबसे पहले बताया था। हिंज जॉइंट का एग्जांपल एल्बो और नी, एल्बो और नी इसका एग्जांपल होता है। तो एल्बो और नी इसका मूवमेंट हम एक ही तरफ कर सकते हैं। हिप जॉइंट, बाल एंड सॉकेट, ये देखिए एक सॉकेट में जैसे एक बॉल फंसी हो, पूरा गोल गोल घूमती रहती है। पाइवट जॉइंट, इसका एग्जांपल आपको नेक बताया था और रेडियस अल्ना बताया था, गर्दन जो है और रेडियस अल्ना हड्डी जो है वो।
इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप कम से कम हर एक जॉइंट के 1-2 एग्जाम्पल याद करके दिमाग में रखिए और उसके मूवमेंट के हिसाब से उसके एग्जाम्पल्स को मेमोराइज़ करके रखिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि ये जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है या ये जॉइंट किस टाइप का जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल बिहेवियर ऑफ मॉर्फिन एल्कलाइड इज। मॉर्फिन एल्कलाइड का केमिकल बिहेवियर क्या है? ऑप्शन है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन है बी। मॉर्फिन एल्कलाइड का जो नेचर है वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, गैलेक्टोज एक मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड मतलब जैसे ग्लूकोज हमारा एक मोनोसेक्राइड है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये केमिकल टेस्ट होता है, क्योंकि दोनों मोनोसेक्राइड हैं तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसमें नाइट्रिक एसिड मिला के डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। और उसमें लास्ट में इस टेस्ट में होता क्या है कि जो शुगर लेंगे, शुगर में नाइट्रिक एसिड डालेंगे, फिर जो हमारी पारक नली टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाएंगे, थोड़ी देर बाद उसमें बॉटम में क्रिस्टल बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बनते हैं। वो क्रिस्टल होते हैं म्यूकिक एसिड के। वो क्रिस्टल होते हैं म्यूकिक एसिड के। तो वो क्रिस्टल्स जो बन जाते हैं वो इस बात का इंडिकेशन होते हैं कि हमारी जो शुगर हमने ली है उसमें गैलेक्टोज है, उसमें ग्लूकोज नहीं है। तो गैलेक्टोज और सुक्रोज दो ऐसी शुगर हैं जो इस टेस्ट को पॉजिटिव देती हैं। सॉरी, सुक्रोज नहीं, लैक्टोज। तो गैलेक्टोज एंड लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ से ऑब्टेन होती है, क्वेश्चन ये आता है कि लैक्टोज कहाँ से पाई जाती है। तो लैक्टोज मिलती है सिर्फ मिल्क से, लैक्टोज मिल्क से मिलती है। और एक लैक्टोज मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करें तो उसमें एक ग्लूकोज मिलता है प्लस एक गैलेक्टोज मिलता है। एक बार से ये भी सवाल पूछा गया था कि लैक्टोज का अगर ब्रेक डाउन किया जाए तो उसमें क्या क्या, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल मिलेंगे या क्या क्या मिलेगा, तो उसमें वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, वन मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का मिलता है। तो चूंकि लैक्टोज में गैलेक्टोज भी होता है इसलिए लैक्टोज भी इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है, और गैलेक्टोज तो देता ही है। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को डिफ्रेंशिएट करने के, और अगर किसी शुगर में गैलेक्टोज नहीं है तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, तो पता चल जाएगा इसमें गैलेक्टोज नहीं। तो गैलेक्टोज और लैक्टोज, गैलेक्टो यहाँ जी गैलेक्टोज दिया है एंड लैक्टोज, इन दोनों शुगर की प्रेजेंस के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें म्यूकिक एसिड के क्रिस्टल बनते हैं, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बनते हैं। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया। साथ ही यहाँ से जो और सवाल पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है, लैक्टोज का सोर्स क्या है। लैक्टोज ओनली एंड ओनली मिल्क से मिलता है, और लैक्टोज के ब्रेकडाउन करने से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन ऑफ मसल, मसल की स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है, अभी आपको बताया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मसल्स की मायोसिन एंड एक्टिन मेनली उसकी स्ट्रक्चर प्रोटीन होती हैं। और इसमें जो ऑप्शन एक्टिन मायोसिन बोथ ए बी एंड ट्रिपोनिन, तो बोथ ए एंड बी स्ट्रक्चर प्रोटीन मसल की एक्टिन और मायोसिन दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल ओबेसिटी इज ए कंडीशन इन विच द बीएमआई रेंज। अब यहाँ कई बार पूछा गया है बीएमआई होता क्या, फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। फिर इसका कई बार फार्मूला पूछा गया, वो मैं भी आपको बताऊंगा फार्मूला। यहाँ पूछ लिया है कि फॉर्मूले से निकलने के बाद जो आता है बीएमआई, वो उसकी रेंज के बारे में पूछ लिया है कि मोटापा कहते किसको हैं। तो मोटापा कहते किसको हैं, यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं 25 से 30 केजी पर मीटर। अब यहाँ देखिए फॉर्मूले की बात है तो ये केजी पर मीटर स्क्वायर, ये जो है इसी से फॉर्मूला आ जाएगा। केजी मतलब वेट, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, वेट हो गया। मीटर स्क्वायर, ये लंबाई को आपको मीटर में लेना है, ठीक है। अपनी लंबाई लिखिए मीटर में, फिर उसको एक बार और लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बीएमआई, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मूला, वजन, जिस भी व्यक्ति का बीएमआई निकालना हो उसका वजन, वेट, फिर उसके बाद उसकी लंबाई को मीटर में कन्वर्ट करिए, 1.65 1.64 जो भी होगा, और फिर उसको एक बार और लिखिए, और फिर यहाँ इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ये नीचे आ जाएगा आंसर, और ये डिवाइड कर देना है, तो ये आपका बीएमआई आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है कि क्लिनिकल ओबेसिटी मतलब मोटापा किसको कहते हैं, मोटापा कितना बीएमआई आ जाएगा तो उसको मोटा बोल देंगे। तो बीएमआई ये जो आते हैं, इसका आंसर जो आता है वो 18 से लेके 30-35 तक जाता है, लगभग मान लीजिए 35 तक, बहुत मोटा इंसान होगा तो 35 तक जाएगा। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है 30 से 40 के बीच में अगर है तो उसको
मोटा इंसान बोल दिया जाएगा। इसके बाद जो नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल इंसान किसको बोलेंगे? इसके लिए ये देखिए, अगर बीएमआई 16 से कम आता है तो उसको बोलेंगे कि बहुत ही पतला है वो, सीवियर थिकनेस। अगर 16 से 17 आता है तो थोड़ा पतला है, 17 से 18.5 तक आता है तब भी इसको पतले में ही रखा जाएगा। नॉर्मल, ये इम्पॉर्टेंट है, नॉर्मल पता होना इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 18.5 से 25, कई जगह ये 18 to 25 लिखा रहता है। 18.5 से 25 जो है ये नॉर्मल रेंज है। अगर 25 से 30 के बीच में तो इसको मोटा नहीं बोलेंगे, इसको ओवरवेट बोलेंगे कि थोड़ा ज़्यादा है। फिर ओबेसिटी देखिए, 30 to 35 ये ओबेसिटी क्लास 1 में है, और 40 तक क्लास 3 में है, 2 में है, और क्लास 3 में अबव 40 है। मतलब 30 से ऊपर जितना भी है वो मोटा आदमी बोला जाएगा क्लिनिकली, मेडिकल की भाषा में ये। अगर बीएमआई किसी को, ऐसा नहीं कि किसी को देख के बोल देंगे, पहले उसका वजन करेंगे, उसकी हाइट करेंगे और फिर फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या था? हाइट, वेट अपॉन हाइट मल्टीप्लाई बाई हाइट, मतलब हाइट स्क्वायर, वो भी किस में? मीटर में। ठीक है, तो इससे आप वो फार्मूले से और ये चार्ट से, तो इस चार्ट में जो याद होने वाली चीज़ है, कभी उसका नॉर्मल पूछ लिया जाए, कभी ओवरवेट पूछ लिया जाए, और ओबेस इस बार जैसे इस सवाल में पूछा गया था, तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटरकॉस्टल मसल फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में इंटरकॉस्टल मसल्स कितनी होती हैं? तो इंटरकॉस्टल मसल होती क्या है, पहले तो ये पता होना जरूरी है। तो जो हमारी रिब्स होती हैं उसमें जो मसल्स होती हैं उसको इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, इसमें ऑप्शंस जो है 11, 22, 27, 26, तो इसका जो सही आंसर है वो है 11। 11 इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। अब यहाँ एक सवाल और आ सकता है इसी से रिलेटेड टॉपिक से, कि रिब्स कितनी होती हैं? तो रिब्स होती हैं 12 पेयर, तो याद कर लीजिए 12 पेयर रिब्स हैं एंड 11 इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आई इज कवर्ड विद एन आउटर लेयर कॉल्ड। लास्ट लेक्चर में भी आई के कई क्वेश्चंस मैंने कवर कराए थे और वहाँ आपको ये फिगर मैंने दिखाया था और कहा था ये फिगर आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सिंपल फिगर है कि पिक्चर बनने का काम जो है वो रेटिना पे होता है। ठीक है, प्यूपिल किसको कहते हैं, कॉर्निया किसको कहते हैं, आइरिस किसको कहते हैं, लेंस किसको कहते हैं, विट्रस क्या होता है, स्केलेरा क्या है? तो यहाँ आप जो क्वेश्चन है वो क्या है, द आई इज कवर्ड विद एन आउटर लेयर कॉल्ड। आई जिस आउटर लेयर से कवर्ड रहती है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, आउटर लेयर से जो कवर रहती है उसको कहते हैं स्केलेरा। ठीक है, ये स्केलेरा दिया हुआ है ऑप्शन, तो उसको स्केलेरा कहते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ए, स्केलेरा। और इसको याद करने के लिए इस पिक्चर को अच्छे से आप मेमोराइज कर लीजिए, ये पिक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है। आउटर लेयर स्केलेरा हो गई, आउटर लेयर स्केलेरा हो गई, जिस पे पिक्चर बनती है वो हो गई रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट ये हो गया। ठीक है, लेंस हो गया, लेंस का जो हिस्सा दिख रहा है प्यूपिल हो गया, बाहर की जो कवरिंग हो गई वो कॉर्निया, आइरिस किनारे का ये जो मसल्स हो गई आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ वो विट्रस है। तो ये इतना बेसिक पता होना जरूरी है कि आँख की एनाटॉमी से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपसे गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग बैक वर्ड इज कॉल्ड। पीछे जब मुड़ते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो है क्या कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी में आगे मुड़ने को और पीछे मुड़ने को लेकर दो टर्म है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो यही यही पूछा है कि बेंडिंग बैक, पीछे मुड़ने को क्या बोला जाता है? ऑप्शन से एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन एंड रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मीन्स होता है पीछे मुड़ना। जब आप पूरे शरीर को अगर कोई एनिमल या इंसान पीछे की तरफ खींचे तो उसको एक्सटेंशन कहा जाता है, आगे की तरफ सिकुड़े, अंदर की तरफ सिकुड़े तो फ्लेक्शन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, पैनक्रियास सिक्रीट। पैनक्रियास से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पिछली बार भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने चार्ट के द्वारा समझाया था कि पैनक्रियास में कौन कौन से सेल्स हैं और उससे कौन कौन से एंजाइम्स या हार्मोन्स दोनों सिक्रीट होते, याद रखिएगा। उसके लिए चार्ट फिर से मैं लाया हूँ आपके लिए। यहाँ देखिए, जो हार्मोन्स की अगर बात करें तो अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा 3 सेल्स हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फ़ा से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन एंड गामा से, डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन। उसके बाद पीपी सेल्स होती हैं, उससे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये वाला जो सेक्शन है ये एंजाइम्स का है, डाइजेशन में काम आता है। पॉलीपेप्टाइड एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं और साथ ही साथ वहाँ से एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं।
तो यहाँ पूछा है पैनक्रियाज से क्या निकलता है, तो बाइल तो निकलता नहीं है पैनक्रियाज से, गैस्ट्रिक जूस भी नहीं निकलता है। हाँ, पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन ज़रूर निकलता है, इनुलिन तो ये अलग ही चीज़ हो गई। तो यहाँ सही आंसर होगा इंसुलिन। ठीक है, तो पैनक्रियाज से क्या सिक्रीट होता है, किस सेल से क्या सिक्रीट होता है, ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो पैनक्रियाज एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्मोन्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड डाइजेस्टिव जूस पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड ले जाने वाली ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, तो आर्टरी और वेन की जो डिफिनीशन है वो इसी हिसाब से बनी है। जो ब्लड को ले जाएगा वो आर्टरी है, और जो ब्लड को लाएगा वो वेन है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर हो गया आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन रिलीज फ्रॉम द न्यूरोहाइपोसिस आर, न्यूरोहाइपोसिस, अब ये पूछ रहा है कि न्यूरोहाइपोसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था, पिक्चर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये दो पार्ट हैं, ये आगे की एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पीछे की पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही ये जो टर्म यहाँ आया है न्यूरोहाइपोसिस, ये एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए आया है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही ये दूसरा नाम है न्यूरोहाइपोसिस। तो ये याद कर लीजिए, हाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस इज अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिर्फ दो हार्मोन्स ही निकलते हैं, और उन हार्मोन्स का नाम पिछली बार भी मैंने बताया था, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, बस दो ही। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या काम है, पेशाब कम से कम बने, यूरिन कम से कम बने, ये इसका काम है। ऑक्सीटोसिन का काम मिल्क इजेक्शन है। ठीक है, एंड ब्रेस्ट ऑन यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, और बच्चा जब बर्थ हो जाता है तो उसके बाद मिल्क का इजेक्शन, ये दो काम है। तो और बाकी जो हार्मोन्स है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, और जो मेरा पिछला वीडियो है उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो यहाँ क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरुडिन इज, हिरुडिन क्या होता है, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन फाउंड इन ह्यूमन यूरिन, एक्ट एज हिपैरिन सब्स्टिट्यूट एंड थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ब्लड कोगुलेटर। अब इसमें सही ऑप्शन पूछा है, तो सही ऑप्शन क्या है, हिरुडिन के पहले आपको बता दूं, सही ऑप्शन पहले मैं बताता हूं। सही ऑप्शन है सी, ये हिपैरिन का सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है और थ्रोम्बिन का इनहिबिटर है। हिपैरिन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, और थ्रोम्बिन जो कि ब्लड क्लॉट करता है, ये बेसिक देखिए पता होना जरूरी। थ्रोम्बिन का काम है ब्लड का क्लॉट करना, हिपैरिन का काम है ब्लड क्लॉट रोकना। तो हिपैरिन थ्रोम्बिन को रोकता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, जैसे ब्लड सकिंग एनिमल जैसे जोंक, जोंक के बारे में आपने देखा होगा, जोंक एनिमल्स के ऊपर या ह्यूमन बींग्स की स्किन के ऊपर चिपक जाता है और खून पीना शुरू कर देता है। तो वो खून पीते समय जमता क्यों नहीं है, वो इसीलिए नहीं जमता कि जो जोंक है उसकी लार से हिरुडिन निकलता है, वो हिरुडिन खून को जमने नहीं देता है, और जो जोंक है वो आसानी से पूरा खून जब तक चाहे उतना खून पीती रहती है, और खून जमता नहीं है। अगर खून जम जाएगा तो वो खून पी नहीं पाएगी। ठीक है, तो हिरुडिन जो जोंक या खून पीने वाले जो एनिमल है इनकी लार से निकलता है और ब्लड में मिलता रहता है, और ब्लड को जमने नहीं देता है। तो ये एक तरीके से हिपैरिन की तरह ही काम करता है, तो हिपैरिन का सब्स्टिट्यूट इसको बोला जा सकता है, और ये एक थ्रोम्बिन इनहिबिटर होता है। तो इस तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने कवर कर दिए। इससे पहले फार्माकोलॉजी के वीडियोस 5 वीडियोस अपलोड किए गए, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, उनके पूरे टॉपिक को डिस्कस किया गया। लगभग 200 से ज़्यादा टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस के भी लगभग सभी टॉपिक डिस्कस किए जा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वो आप देखिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।